and press the bell icon for more video updates. So let's start the daily analysis, and today is 1st June of 2020 and it's a Monday. So let's start the analysis with the first news. पहली न्यूज़ है, स्टे मोर विजिलेंट देन एवर अगेंस्ट कोविड-19 थ्रेट। एज आप सब ने क्या कहते हैं मन की बात सुनाई होगा प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। और क्या कहते हैं ये कोविड-19 थ्रेट बहुत बड़ा इफेक्ट हो चुका है, जिसके कारण इन्फेक्शंस इंक्रीजिंग ही हो रहे हैं, कभी उनमें स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि क्या कहते हैं कम हो जाए। तो ऐसा ही मन की बात में क्या कहते हैं पीएम ने कहा है, क्या कहते हैं सेंटर नोटिफाइड अ फेस्ड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमिक टर्म अनलॉक 1.0। आप सभी जानते होंगे कि आज से ही जून 1 से ही इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या कहते हैं सारे अनलॉक 1.0 लॉन्च हुआ है, कि कहते हैं इकोनॉमी को लॉन्च करने के लिए सारे ऑफिसेस खोल दिए गए हैं। और जहाँ क्या कहते हैं 8 जून से कई चीज़ खोलने हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और क्या कहते हैं धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेसेस जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्चेस, ये सब खोलने हैं। On Sunday, the country registered 8,562 new cases and 219 डेथ। संडे को कल क्या कहते हैं कंट्री में क्या कहते हैं 8,500 नए केस फाइंड हुए, नए इन्फेक्शन फाइंड हुए, और क्या कहते हैं 219 लोग मरे हैं एक दिन में 24 घंटे के अंदर। और इसलिए टैली क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन की पहुंच गई है 1,90,000। और क्या कहते हैं मरने वालों की संख्या पहुंच गई 5,500 के लगभग 5,400। ये क्या कहते हैं डाटा लिया गया है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। देखते हैं, आप सबको इस वक्त बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। देखते हैं दूसरी न्यूज़, अमेंडमेंट और न्यू मैप टेबल्ड इन नेपाल पार्लियामेंट। आपने तो अभी देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले क्या कहते हैं 20 मई को क्या कहते हैं नेपाल गवर्नमेंट ने एक नया मैप क्या कहते हैं भेजा था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की कुछ प्लेसेस अपने अपने अंदर ले ली थी। इस न्यूज़ में वही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू फॉर्मलाइज द कंट्रीज न्यू मैप। वहाँ पे एक अमेंडमेंट किया जा रहा है बिल में, क्या कहते हैं बिल बनाया जा रहा है, जिससे जो इंडिया का पार्ट दिखाया गया वो इंडिया का पार्ट ना होकर नेपाल का पार्ट है, ऐसा वो लोग कहेंगे और क्या कहते हैं इसे दिखाएंगे अपने मैप में। द बिल वॉज टेबल्ड बाय नेपाल मिनिस्टर ऑफ लॉ। ये बिल पास हुआ है, ये रखा गया है नेपाल मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। द न्यू मैप डिपिक्ट्स द सिलेबस ऑफ स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लैंड कवर। क्या कहते हैं ये कवर करता है 3 प्लेसेस को जो उत्तराखंड की हैं, कि लिम्पियादुरा, लिम्पुलेक, कालापनी। क्या कहते हैं इसे नेपाल का हिस्सा मानता है, जो क्या कहते हैं इस वक्त पित्तौगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का हिस्सा है, लेकिन नेपाल इसे अपना हिस्सा मानता है। बट नेपाल हैज़ डिस्प्यूटेड द इंडियन पोजीशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। और उन्होंने कहा है कि हम प्रूव कर देंगे कि ये 3 हिस्से नेपाल का हिस्सा है और डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ऐसे आप जानते होंगे कि पहले जब शुरू में नेपाल था तो क्या कहते हैं बिल पास हुआ था इंडिया के साथ, एक वो ट्रीटी पास हुई थी क्या कहते हैं वहाँ के किंग के साथ, कि 3 हिस्से क्या कहते हैं इंडिया के हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, ये न्यूज़, स्पेस एक्स स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली डॉक्स विथ ISS। ये ISS क्या होता है? ISS होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक। और ये स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहते हैं ये एलन मास्क द्वारा क्या कहते हैं ओपन किया गया है। ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो एलन मास्क की कंपनी है, और इसने 2 नासा के एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में भेजा है। और ये लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा वाले से लॉन्च किया गया है। और इसमें 2 लोगों को भेजा गया है, नासा के 2 साइंटिस्ट को, बॉब बेहनकर 49 ने और डॉग हार्ली 53। और क्या कहते हैं ये ऑर्बिट करेगा, ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी होगी। और ये स्पेस एक्स बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू द ऑर्बिट। ये पहली प्राइवेट कंपनी ऐसी बन गई है जो क्या कहते हैं पीपल को वहाँ स्पेस स्टेशन में भेज रही है, वो भी स्पेस स्टेशन में बाहर। और ये क्या कहते हैं आज तक सिर्फ ये 3 गवर्नमेंट ने किया है, US की, रशिया की और चाइना की। ये सिर्फ इन 3 लोगों ने किया है आज तक। और ये एक पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने ऐसा किया है कि स्पेस स्टेशन में भेजा एस्ट्रोनॉट्स को।
द प्रेसिडेंट सेड ही स्पोक विथ मिस्टर होम ही कॉल्ड, और क्या कहते हैं मिस्टर ट्रम्प ने तो क्या कहते हैं मिस्टर मस्क को, एलन मस्क को, जिनकी ये प्राइवेट कंपनी है, उनको ग्रेट ब्रेन्स का है। अब देखते हैं कि ये आईएसएस है क्या। आईएसएस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, तो देख लेते हैं आईएसएस होता क्या है। अब नोट्स को देखने के लिए आप क्या कहते हैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन आर डाल सकते हैं। क्वेश्चन आर में क्वेश्चन आर 247, तो ये आ जाएगा, इस लोगों को देख लीजिएगा, तो उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज का ये पहला देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है और ये 400 किलोमीटर की रेंज में होता है, इतना। द ISS प्रोग्राम इज मल्टीनेशनल कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस। ये 5 क्या कहते हैं पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज का है, जैसे नासा की हो, वो यूनाइटेड USA की होगी नासा, रशिया की होगी रॉसकॉस्मोस, जापान की होगी जाक्सा, यूरोप की होगी ESA और कनाडा की होगी CSA। और इसकी ओनरशिप एंड यूज़ ऑफ द स्टैब्लिश बाय द इंटर गवर्नमेंट, ये ट्रीटीज़ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ के द्वारा चलाया जाता है। तो ISS सर्व एज अ माइक्रो ग्रेविटी एंड स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी। ये वही की स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी है कि बाहर के देशों में वो कहते हैं स्पेस में जाने के लिए, ये सब इन सब के लिए होता है। इन विच साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड एंड, ये इसमें एक्सपेरिमेंट फाइंड किए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और कई अदर फील्ड में। द the station is suited for testing the spacecraft systems and required for possible future long duration missions to moon and Mars। ये वही कि मिशन के लिए मून के लिए मार्स के लिए मिशन जो होंगे। अब देखते हैं इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग, इंडिया भी प्लान कर रहा है, क्या कहते हैं ये स्पेस स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही कुछ इंडिया भी प्लान करना है। इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। इंडिया भी चाह रहा है कि क्या कहते हैं 2030 तक कहते हैं वो भी अपने एक स्पेस स्टेशन बना ले, जैसे USA और रशिया और चाइना का है। द स्पेस स्टेशन इज़ अ हैबिटेबल स्पेस क्राफ्ट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ह्यूमन क्रू मेंबर, और ये क्या कहते हैं इसलिए बनाया जाता है कि सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन क्रू मेंबर्स को, और कहते हैं किस लोगों को रहने के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ कुछ महीने या हफ्ते रह सकते हैं, पूरे साल भर नहीं रह सकते वहाँ पे। एज ऑफ नाउ द इंटरनेशनल इज़ द ओनली फुली फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन एंड लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी, और इस वक्त सिर्फ ISS ही सिर्फ है जो क्या कहते हैं जो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी है जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, जो पूरी तरह फंक्शन कर रही है। जो इंडियन में स्पेस स्टेशन बनाने का है वो क्या कहते हैं छोटा ही होगा, लगभग 20 टन का, और क्या कहते हैं वो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए होगा, ना कि स्पेस टूरिज्म की यहाँ से वहाँ जाएं, इसके लिए नहीं होगा, स्पेस में जाने के लिए नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जिससे कुछ लोग से जा सकें। The preliminary plan for the space station is to accommodate astronauts for up to 20 days in space। और ये होगा कि 20 दिन तक स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को रख सकें, जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। एंड द प्रोजेक्ट विल बी एन एक्सटेंशन होता है, और ये प्रोजेक्ट होगा वो गगनयान मिशन आपने सुना ही होगा, उसका ही एक्सटेंशन होगा ये। और ये इट विल ऑर्बिट अर्थ एंड यही वही 400 किलोमीटर की रेंज में क्या कहते घूमेगा। इसरो is in working on space docking experiment, a technology that is crucial for making the space station functional। कि वही की स्पेस स्टेशन को फंक्शन करके इसरो काम कर रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेस स्टेशन इसेंशियल फॉर कलेक्टिंग मीनिंगफुल, हाँ वही की क्या कहते हैं मीनिंगफुल डाटा की एक्सपेरिमेंट का जो कलेक्टिव डाटा होगा वो फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, और प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स ऑफ ग्रेटर नंबर एंड लेंथ ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ की, साइंटिफिक स्टडी के लिए भी हेल्प होता है, और क्या कहते हैं क्रू मेंबर को भी हेल्प करता है कि वहाँ पे रहने के लिए कि कई वीक तक, कई हफ्ते तक, कई महीनों तक, लेकिन क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पूरे साल भर तक कोई वहाँ नहीं रह सकता। द स्पेस स्टेशन आर यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट ऑन द ह्यूमन बॉडी, वही सब है। ठीक, अब देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, ये तो आपने देखा होगा, लोकस्ट कंट्रोल, गवर्नमेंट इग्नोरिंग नॉन केमिकल मेजर्स। इस न्यूज़ में दिया गया है कि डिस्पाइट नोइंग द साइड इफेक्ट ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, द गवर्नमेंट लोकस्ट कंट्रोल पॉलिसी वॉज फोकस ओनली ऑन केमिकल्स पे। कि इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट को पता था कि कहते हैं पेस्टिसाइड्स के छिड़काव से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन्स पे भी, और क्या कहते हैं और अलग और कई जानवरों पे, जिससे काफ़ी हार्मफुल होगा। हार्मफुल इफेक्ट पेस्टिसाइड्स सब जानते ही कि हार्मफुल होता है, तो क्या कहते हैं तब भी लेकिन गवर्नमेंट ने केमिकल स्प्रे कराया, और कई मेजर्स थे जिससे ऐसा हो सकता था कि रोका जा सकता था लोकस कंट्रोल को, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर किया, नॉन केमिकल मेजर्स को। उसने से
जल्दीबाजी में सिर्फ केमिकल मेजर से स्प्रे करवाया जिससे लोकस कंट्रोल किया जा सके, जो ज़्यादा कई हार्म कर सकता है। इसी न्यूज़ में यही बताया गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं लोकस्ट है क्या। लोकस्ट Locusts are a group of short-horned grasshoppers that multiply in numbers as they migrate long distance। कि वो ग्रास होपर की तरह होते हैं, शॉर्ट हॉर्न, और लगभग 150 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। 4 स्पेसीज ऑफ लोकस आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 4 स्पीसीज फाउंड होती है। डिजर्ट लोकस, श्यूट्रा ग्रेरिया, माइग्रेटरिया लोकस्ट, लोकस माइग्रेटरिया, बॉम्बे लोकस्ट, नोमैड्रिकिस सुसिंटेगा एंड ट्री लोकस एंड एंड्रिकस पिल। ये कहते हैं, इसके साथ इसका कहते हैं बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। कहते हैं हाउ डू दे इन्फ्लिक्ट डैमेज द स्वान डिवेयर। क्या कहते हैं, ये लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बार्क एंड ग्रोइंग पॉइंट, कि ये सब डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लांट्स लैंड्स को, फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत ज़्यादा नंबर में डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ करेंटली आइडेंटिफाइड 3 हॉटस्पॉट ऑफ थ्रेटनिंग लोकस्ट एक्टिविटी। कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, उसने 3 एरिया को क्या कहते हैं हॉटस्पॉट बताया इसका लोकस का। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द रेड सी एरिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैज़ बीन कॉल्ड द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया बताया गया है लोकस के द्वारा। एंड कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि एन अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड्स। ये जो लोकस स्वॉर्म्स हैं ये इथोपिया और सोमालिया वाले हैं, साउथ टू केनिया और 14 और कंट्री में आ चुके हैं इस कॉन्टिनेंट पे। इन द रेड सी एरिया लोकस हैज स्ट्रक इन सऊदी अरेबिया एंड ओमान है। और जो रेड सी एरिया वाले थे वो क्या कहते हैं सऊदी में फंस गए, सऊदी, ओमान और येमन में। और साउथ वेस्ट एशिया लोकस कॉज डैमेज ईरान। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि साउथ वेस्ट एशिया में ईरान में इफेक्ट किया, फिर पाकिस्तान में, फिर अब इंडिया में इफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान एंड सोमालिया हैव रिसेंटली डिक्लेयर लोकस इमरजेंसीज। और पाकिस्तान और सोमालिया ने तो क्या कहते हैं इमरजेंसी, क्या कहते हैं लोकस इमरजेंसी कहते हैं फाइल कर दी है। ये होता है लोकस्ट। अब देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, ये ओपन विथ कॉशन। अ रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एंश्योर बट द विजिल ऑन द वायरस मस्ट स्टे। कहते हैं ये तो ज़रूरी है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएँ कि खोले जाएँ ऑफिस, लेकिन कहते हैं वायरस को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि वायरस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसे एक कहते हैं अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक, इस आर्टिकल में वही दिया गया है कि द सेंटर्स मूव फॉर फेस लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी आफ्टर द विजर्स लॉकडाउन। से 25 मार्च से लॉकडाउन था, लेकिन अब जाके क्या कहते हैं 1 जून से इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए क्या कहते हैं पब्लिक एक्टिविटी को चालू किया गया है। द अनलॉक 1 प्लान शुड इंश्योर केयरफुल रिस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज। कि वही कि एक डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, एवरीडे सर्विसेज, और क्या कहते हैं इसमें हेल्थ सर्विसेज भी आती है। इसमें वही सब दिया गया है और इसमें भी वही भी बताया गया कि ऑफिस तो खोल दिए गए लेकिन फेस को कवर करना है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है पब्लिक प्लेसेस में। और क्या कहते हैं बाहर थूकना, स्पिटिंग और गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स क्या कहते हैं ये भी काफ़ी इफेक्ट करेगा, तो ये सब नहीं करना है। जेन्युइनली यूनिवर्सल PDS, तो वही सब इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि कहते हैं जो बड़े लोग हैं 60 के ऊपर वाले, अबव 60 एज, उनको बाहर नहीं निकलने देना, और बिलो 10 एज वाले बच्चों को भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है इस रिलैक्सेशन फेज़ में भी। और इसमें वही दिया गया लॉग मस्ट सम एक्शन, वही सब की दिया गया है। दूसरा आर्टिकल भी ऐसा ही है कि इसमें वही रेसिज्म इन US में बताया गया है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हाँ देखते हैं ये तीसरा आर्टिकल। इसमें भाई कि ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि द वेनिंग ऑफ सबल्टन सोलिडारिटी ऑफ हिंदुत्व। यही सब की वो जो दलित बहुजन थे जो 2014 में जिन्होंने BJP को वोट दिया, कि वही हिंदुत्व की लोग अपोजिशन पार्टी वाले, कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि इन्होंने तो माइग्रेंट्स को आने जाने की भी सुविधा नहीं की है, उसके पर कि वोट लेने की क्या कहते हैं पॉलिटिक्स चल रही है। हमेशा हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। तो वही सब इस आर्टिकल में दिया है, ज़्यादा भी ये इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ने के लिए।
और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आज की न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के इस रिस्पेक्टिव से। इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। अब क्या कहते हैं, इन यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम इंडिया में लाने की ज़रूरत पड़ गई है। अब देखते हैं ये होता क्या है। गवर्नमेंट डजेंट हैव डाटा ऑन माइग्रेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड का कितना पैसा माइग्रेंट्स पे वो खर्च किया है उनको घर वापस लाने के लिए। ऐसा कोई डाटा इनके पास है नहीं। क्या कहते हैं, वही कांग्रेस ने मोदी से पूछा कि हाउ मच यू हैव यू पेड देम फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड। वही सब की ये गलत भी है कि कहते हैं पीएम केयर्स फंड को ऑडिट नहीं कर रहे और उसमें आरटीआई यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा क्या कहते हैं पीएम ने कहा है। क्या कहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि कहते हैं उसमें क्या कहते हैं कोई ऑडिट नहीं है, ना उसमें आरटीआई को अफेक्ट कर सकता है उसके खिलाफ कि पैसा कितना खर्च हुआ है। अभी देखते हैं ये न्यूज़। टाटा सन्स टू मैन्युफैक्चर 3 चित्रा इंस्टीट्यूट्स टेस्ट किट्स। The kits will be based on the RT-LAN reverse transcriptase loop mediated amplification technology, which can produce results in significantly less time through by increasing the throughput of labs। कि कहते हैं भाई, अब देखो गवर्नमेंट डजंट हैव डाटा ऑन माइग्रेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड का कितना पैसा माइग्रेंट्स पे वो खर्च किया है उनको घर वापस लाने के लिए। ऐसा कोई डाटा इनके पास है नहीं। क्या कहते हैं, वही कांग्रेस ने मोदी से पूछा कि हाउ मच यू हैव यू पेड देम फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड। वही सब की ये गलत भी है कि कहते हैं पीएम केयर्स फंड को ऑडिट नहीं कर रहे और उसमें आरटीआई यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा क्या कहते हैं पीएम ने कहा है। क्या कहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि कहते हैं उसमें क्या कहते हैं कोई ऑडिट नहीं है, ना उसमें आरटीआई को अफेक्ट कर सकता है।